हमारे साथ मौजूद हैं नून लीग के सीनियर रहनुमा मलिक अहमद खान साहब। मलिक साहब बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। मलिक साहब ये वैसे मामला क्या है? पहले दिन तो आप हो या अता तारर साहब हो इत्मीनान का इजहार कर रहे थे, बल्कि अता तारर साहब तो ये भी कह रहे थे कि इसमें हमारी जीत हुई है क्योंकि असेंबली तहलील नहीं होगी। परवेज इलाही साहब भी चाहते थे असेंबली तहलील ना हो, उनकी भी जीत हुई है। इमरान खान का नुकसान हुआ है, उन्होंने लूज किया है। लेकिन अब आप कह रहे हैं कि लाहौर हाई कोर्ट का जो फैसला है उसको चैलेंज किया जाएगा, उसमें खामियाज मौजूद हैं। जी शहजाद, आपका बहुत शुक्रिया। देखिए, बुनियादी जो कोर्ट में जब फैसला पहले दिन अनाउंस हुआ तो उसमें गालिबन तासुर ये था कि जो वकला की और बेंच की आपस में बातचीत और सवाल जवाब हो रहे थे तो उसे ये तासुर मिल रहा था कि गवर्नर का जो हुक्म है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि आप एतमाद का वोट लें, तो ज्यादा बात उसके गिर्द घूम रही थी। और सवाल ये था कि क्या गवर्नर का हुक्म के एतमाद का वोट लिया जाना जरूरी है? जब गवर्नर कह दें तो फिर चीफ मिनिस्टर के लिए उसके अलावा क्या ऑप्शन बचती है? तो इस पैराए में बातचीत थी। और गालिबन जब हमने ये पहली बात की तो पहला वक्फा जब उन्होंने दिया तब भी ये सवाल था कि आप अश्योरेंस लेकर आएं और पूछें और सवाल करें। दो बातें रखी कि एक एज लॉन्ग एज जब तक वो एतमाद का वोट नहीं लेते उस वक्त तक असेंबलीज की रेसोल्यूशन की एडवाइस नहीं देंगे, और दूसरा एतमाद का वोट लेंगे। तो लेकिन जब हुक्मनामा सामने आया तो उसमें गालिबन ये बात सामने आई कि जो आर्टिकल 130 सब आर्टिकल 7 की जो कॉन्स्टिट्यूशनल कमांड है उसके मुतालिक कोर्ट ने कोई बात वजाहत के साथ नहीं लिखी। अगर तो अदालत अपने हुक्म में ये लिखती कि क्योंकि ये 130(7) का ऑर्डर जारी हो चुके हैं और उसकी कंप्लायंस जरूरी है तो फिर उस फैसले पर एतराज ना होता। तो उस एक पहलू को गालिबन जब फैसला लिखा गया तो उसके ऊपर कोई ज्यादा तफसील से रोशनी नहीं डाली गई। तो इस बुनियाद पर हम समझते हैं कि ये एक सुकम रह गया है और इस सुकम को सुप्रीम कोर्ट में जाकर उस पर क्लैरिटी आनी चाहिए। जी मलिक साहब, लेकिन ये तो ऑनगोइंग मैटर है ना। 11 जनवरी को जब समाअत होगी तो तमाम फरीकैन को इसमें नोटिस जारी किए गए हैं, तो उस वक्त फिर ये देखा जाएगा कि 137 के हवाले से अगर कोई चीफ मिनिस्टर नहीं लेता एतमाद का वोट तो क्या उसको डिनोटिफाई किया जा सकता है। ये सारे मामला तो ऑनगोइंग है ना। ये तो लाहौर हाई कोर्ट की समाअत तो इस हवाले से जारी है अभी। जी ये देखिए, जब एक ये सवाल तो जरूर रहेगा कि अगर एक इंटरलोक्यूटरी यानी एक ऐसा ऑर्डर जिसको भी एक इंटरम ऑर्डर कहा जा सकता है तो उस पे एपेलेट ज्यूरिसडिक्शन में जाना, लेकिन जब एक पिवटल क्वेश्चन जो बुनियादी सवाल है वो एड्रेस ना हुआ हो तो फिर क्योंकि ये एक आईनी मसला है और ये कोई फैक्ट्स की बात नहीं है, ये बात ये है कि आइन क्या कहता है। आइन ये कहता है कि जब गवर्नर साहब ये समझ लें, और ये इख्तियार कुली तौर पे आइन उन्हीं को देता है कि अगर गवर्नर साहब ये समझ लें कि वजीर आला के पास इख्तियार नहीं और उसकी वजूहात हों और अपने ऑर्डर से पहले वो वजूहात वो कम्युनिकेट करते हैं चीफ मिनिस्टर के साथ कि इन रीजंस पर मैं ये समझता हूँ, तो कोई ऐसा चैलेंज उन रीजंस पर नहीं किया गया। वो रीजंस जो हैं ईदर दे हैव बीन टेकन एज एन एडमिटेड पोजीशन कि ये रीजंस मौजूद हैं, और फिर उसके बाद अगर उसकी बात ना की जाए और अदालत की तरफ से ना की जाए तो वो सवाल मजीद वजाहत मांगता है। तो इस नजर से हमारी ये राय है और हमने अपने वकला के साथ भी मुशावरत की है, अपनी पार्टी लीडरशिप को भी हमने असिस्ट किया है कि ये 130(7) का मसला था जिसके ऊपर अदालत को ये बात करनी थी। डिसोल्यूशन का पहलू कि वो डिसॉल्व ना करें, अगर तो वो ऑर्डर सस्पेंडेड है और चीफ मिनिस्टर रिमेन्स एज अ चीफ मिनिस्टर एंड रिमेन्स फुली एज अ चीफ मिनिस्टर, तो फिर ये एक और सवाल उठाता है कि क्या अगर सर मलिक साहब अब मामला ये है कि तहरीक इंसाफ इल्जाम लगा रही है कि चीफ सेक्रेटरी के ऊपर दबाव डाला गया, वो तो साइन करना नहीं चाहते थे, जबरदस्ती साइन करवाए गए। दूसरी तरफ कल साद रफीक साहब ये कह रहे हैं कि नजरिया जरूर जिंदा है, पिक एंड चूज हो रहा है। वो कह रहे हैं इदारे अपना काम कर रहे हैं लेकिन कुछ अफराद हैं जो कि ये सब कुछ कर रहे हैं। तो मतलब क्या आप लोगों को अभी भी शक है कि सहूलतकारी हो रही है किसी किस्म की? आप तो खुद कहते हैं कि अब तो कोई ऐसा मामला नहीं है, न्यूट्रल हो चुका है इदारा, फिर किसकी तरफ इशारा है आप लोगों का? देखिए, मुझे इस बात का तो बखूबी अंदाजा है कि चीफ सेक्रेटरी ने जो हुक्मनामा नोटिफिकेशन जो उन्होंने जारी किया वो परसुएंट टू द ऑर्डर्स ऑफ द गवर्नर था। तो चीफ सेक्रेटरी के पास तो आइन और रूल्स ऑफ प्रोसीजर के बाद और जो रूल्स ऑफ बिजनेस है उसमें उनके पास गुंजाइश नहीं थी इस हुक्म को, इसके अलावा कोई और बात करने को तो नोटिफाई करना ही था। अब ये कि उनके ऊपर दबाव था तो मैं ये समझता हूँ कि आईने पाकिस्तान की कमांड इटसेल्फ इतनी वाजे है कि चीफ सेक्रेटरी ने ये ऑर्डर पास करना ही था, ये नोटिफिकेशन करना था। हाँ, जहां तक सहूलतकारी की बात है
तो हमारा एतराज ये है कि अगर बेंच में ये फैसला करते वक्त जो हाईकोर्ट का बेंच है, उस बेंच ने अगर एक बुनियादी सवाल ही तय नहीं किया, तो इस बुनियाद पर ख्वाजा साद रफीक ये कह रहे हैं कि जो बुनियादी सवाल है अगर आप वो एड्रेस नहीं करते तो फिर ये नजरिया जरूरत को जिंदा करने वाली बात है, जो कि लॉजिकली करेक्ट है। अगर आप ये कह दें कि आपने असेंबली नहीं तोड़नी, तो असेंबली का टूटना तो एतमाद के वोट के साथ मुंसलिक ही नहीं है किसी तौर पे। असेंबली के तोड़ने को अगर कोई चीज रोकती है तो वो तहरीक अदम एतमाद है, और तहरीक अदम एतमाद हमने इस सूरत में वापस ले ली कि जब ही स्टूड डी नोटिफाइड तो वो इनफ्रक्चुअस होगी। इस सूरत में तहरीक अदम एतमाद विड्रॉ कर लेगी। अब चीफ मिनिस्टर रिस्टोर्ड है नो। हाँ, लेकिन मलिक साहब, आप चाहते तो अदालत के फैसले का इंतजार कर लेते, फिर आप वापस ले सकते थे अदम एतमाद, लेकिन आपने सुबह ही ले ली और फिर ये फैसला आ गया। लेकिन अब परेशानी किस बात की है? आप लोगों का दावा है इनके पास नंबर्स पूरे नहीं है। तहरीक इंसाफ कह रही है कि हम अभी भी एतमाद का वोट लेंगे, 11 जनवरी से मुमकिन है पहले ले लें, हम असेंबली तहलील कर देंगे। ये तो उनका दावा है ना। आप समझते हैं नंबर्स नहीं है तो जो कुछ हुआ है वो डिले ही हुआ है, अदम एतमाद का वोट नहीं ले सकेंगे तो फिर तो वैसे ही परवेज इलाही साहब फारिग हो जाएंगे। तो परेशानी किस बात की? अब नहीं शहजाद, हमारी सियासी सवाल पे बहस ही नहीं है। मतलब अगर परवेज इलाही साहब अक्सरियत रखते हैं तो उनको तो फिर उसी रोज ये एतमाद का वोट ले लेना चाहिए था। तब एक फ्लोर टेस्ट ही पास करना था ना। असेंबली सेटिंग में थी, अपनी मेजॉरिटी डिमॉन्स्ट्रेट कर देते, वहां चले जाते, वहां इस बात का इजहार हो जाता कि उनके पास इतने लोग हैं। वहां पर कुल मिला के इनकी अपनी पार्टी के जो लोग थे और पीटीआई की पार्लियामेंट्री पार्टी 169 लोग उस दिन वहां पे मौजूद थे, और इनके 4 लोग रिपोर्टेडली बाहर थे। तो कुछ ऐसे लोग जो ये समझा जा रहा है कि पार्टी की पॉलिसी के साथ एग्री नहीं करते, वो एब्सेंट थे नहीं वहां पे। और ये लार्जली हमें पता है, ये सियासी सवाल एक तरफ है, हमें पता है कि एक बहुत बड़ी पार्टी, पार्लियामेंट्री पार्टी इनकी पीटीआई के अंदर इस बात के ऊपर बड़ा अनरेस्ट है कि ये दुरुस्त सियासी फैसला नहीं है। लिविंग दिस असाइड, इसको एक लम्हे के लिए हम पीछे छोड़ते हुए अगर आगे जाएं तो आपको क्या लगता है मलिक साहब, जो ये दावा कर रहे हैं, क्या ये एतमाद का वोट लेंगे 11 जनवरी से पहले और इसके बाद असेंबली तहलील कर देंगे आपके ख्याल में, या नहीं होगा ऐसा? अगर तो इनके पास अक्सरियत होती तो ये सर अपनी अक्सरियत को 2 मौके थे, उनको बड़ा इजीली डिमॉन्स्ट्रेट कर सकते थे बजाय कोर्ट में जाने के। और वहां पर जो इमरान कह रहे हैं वो तो कह रहे हैं कि असेंबलीज डिसॉल्व होनी है, और चौधरी परवेज इलाही असेंबली के अंदर अंडरटेकिंग दे रहे हैं कि मैं किसी सूरत डिसॉल्व नहीं करूंगा, मैं इसको होल्ड करूंगा। तो ये 2 मुतजाद बातें। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि जहां तक इस बात का सवाल है कि एक ये 2 सवाल है ना, एक आईनी सवाल है और एक सियासी सवाल है। हमारा एतराज वो आईनी सवाल के हवाले से है कि ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट के इस बेंच ने अगर एक चीज एड्रेस नहीं की तो वो क्या नहीं की, कि अगर गवर्नर साहब ये कह रहे हैं कि आप एतमाद का वोट लें, तो उसके कॉन्सिक्वेंस में जब वो नहीं लेते तो वो डी नोटिफाई होते हैं, उसको तो वो सेट असाइड करते हैं। लेकिन मलिक साहब, इसमें बहस इससे वसी है ना कि क्या देखें, आप लोगों का ये आर्गुमेंट है कि उस वक्त सेशन था, जारी था, तो वक्त क्यों लगाया? आपको पता है रेगुलर सेशन में किसी भी पार्टी के 40-50% होते हैं लोग, सब तो आए हुए नहीं होते, तो एक रीजनेबल टाइम तो देना पड़ेगा ना। मिसाल के तौर पे ये अगर वफाक में इस वक्त हो जाए, प्रेसिडेंट आरिफ अलवी साहब के पास ये इख्तियार मौजूद है कि वो प्राइम मिनिस्टर को कहें एतमाद का वोट लें, अगर वो आपको कहें कि 6 घंटे में एतमाद का वोट लें वरना मैं आपको डी नोटिफाई कर दूंगा, तो ऐसा मामला अगर वफाक में हो जाएगा तो हम एक क्राइसिस में चले जाएंगे ना। तो एक रीजनेबल टाइम अगर मिल जाए चीफ मिनिस्टर को 8-10 दिन का, 15 दिन का, उसमें वो ले लेंगे एतमाद का वोट, वरना यही चीज तो आपके साथ रेप्लिकेट हो सकती है कि वन फाइन डे आरिफ अलवी साहब कहें कि 4 घंटे में एतमाद का वोट लें वजीर आजम, वरना मैं जो हूं डी नोटिफाई कर दूंगा उनको। यहाँ सूरत थोड़ी सी डिफरेंट है। देखिए ना, इसके लिए इंटेंट डिमॉन्स्ट्रेट करनी है। अगर मुझे प्रेसिडेंट कहते हैं कि आप एतमाद का वोट लें, तो मुझे अपनी इंटेंट डिमॉन्स्ट्रेट करनी है ये कहकर कि दुरुस्त है, अगर वो डेट एंड टाइम फिक्स करते हैं, अनरीजनेबिलिटी 6 घंटे में तो हो सकती है, लेकिन इन 48 आवर्स कोई अनरीजनेबिलिटी नहीं थी। और उसमें ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो ये है, जो मैं आपसे अर्ज कर रहा था कि उस पहली बात के 2 हिस्से, एक हिस्सा तो वो कॉन्सिक्वेंस था जिसको कोर्ट ने एड्रेस किया, और वो एक हिस्सा जिसकी वजह से ये सारी बात हुई उसको कोर्ट ने एड्रेस नहीं किया। यानी गवर्नर साहब का ये तकाजा करना चीफ मिनिस्टर से कि आप एतमाद का वोट लें, इस पहलू के ऊपर अदालत ने रोशनी नहीं डाली, और किसी किस्म का कोई ऐसा उसका कोई उसकी इंटरप्रिटेशन भी नहीं की कि वो कैसे उनको लेना चाहिए था या नहीं लेना चाहिए था। हाँ, ये उन्होंने जरूर कहा कि डी नोटिफाई जो किया उसको हम मुअत्तल करते हैं, मनसूख नहीं मुअत्तल करते हैं, सस्पेंड किया। और उसके साथ उन्होंने ये भी कहा
कि इतने अरसे तक आप जब तक इसकी तारीख है एडवाइस नहीं भेजेंगे। सो वंस दे लेड देयर हैंड्स ऑन द पिटिशन टू देयर बेटर अंडरस्टैंडिंग, जो कोर्ट ने ये समझा, उन्होंने एक फैसला दिया जिसके साथ उन्होंने कहा कि ये क्योंकि सब जुडिस है तो इसको कैसे चलना चाहिए, लेकिन उसका जरूरी पहलू जो था उससे पहलू तय हो गई। मैं ये समझता हूं कि अगर सुप्रीम कोर्ट में आखिर में बता दें, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने जा रहे हैं पीर को इसको। देखिए, मेरी मुशावरत जो प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ हुई या पार्टी के बाकी लोगों के साथ हुई, तो मेरी एडवाइस तो ये थी, क्योंकि ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन अनएड्रेस्ड है और इसको ज्यादा देर छोड़ा नहीं जा सकता, तो मुनासिब अप्रोच यही होगी कि हमें इसे सुप्रीम कोर्ट में ले जाना चाहिए।